राम राम बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 12th एटम चैप्टर के पी वाइज क्यूज़ के बारे में। और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पी वाइज क्यूज़ करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जिससे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो जल्दी से चलिए पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलता है सबसे पहले, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक ए न्यूक्लियस 80 स्टॉप एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से थोड़े से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो रदरफोर्ड जी ने बताया कि एक जो एटम है जो कि गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। जब अल्फा पार्टिकल्स किसी गोल्ड फॉइल एटम से स्ट्राइक कराएंगी, कुछ फैल जाएंगी और कुछ उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर सेम यही बात बोली है क्वेश्चन में कि एक अल्फा पार्टिकल्स हैं जिसकी वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो स्ट्राइक करवा रही हैं कहाँ पर, एक न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस इतना शक्तिशाली है वो अल्फा पार्टिकल्स को कुछ नहीं समझता और उनको वापस एक घर भेजने के लिए रिपल्सिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो एटम को टच भी नहीं कर पा रही। तो बच्चों, आप अगर ये खाली स्पेस देख रहे हो, इस खाली स्पेस को ही हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, जिसकी वैल्यू कितनी है, R0। क्लियर। सो अब हम इस क्वेश्चन की वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या क्या है मेरे पास वैल्यूज गिवन है काइनेटिक एनर्जी की। तो एनर्जी मेरे पास कितनी गिवन है बच्चों, 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, Z इक्वल टू 80। तो जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को देख लेते हैं हम। R0 इक्वल टू K टू Z इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइड बाय एनर्जी। क्लियर। अब मेरे पास जो जो वैल्यू गिवन है वो मैं पुट कर लेता हूँ जल्दी से। R0 इक्वल टू K कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी होती है वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू Z की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 80। इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है यहाँ पर, डिवाइड बाय एनर्जी कितनी है मेरे पास, 4.5। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर ली, अब हम इसको सोल्व करेंगे इजीली। तो सबसे पहले मैं जो मेरा इन इक्वेशंस होती हैं जो हमारे पास टफ इक्वेशंस कैलकुलेशंस की, इनको सोल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास बच्चों। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। आपको करना क्या है, जो 10 वाली वैल्यूज है उनको राइट हैंड साइड ले लो और बिना 10 वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो बिना 10 वाली जो वैल्यू है मेरे पास कौन सी है, 9 इंटू 2 इंटू 80 और 1.6 का स्क्वायर, 1.6 स्क्वायर। अब जो बिना 10 वाली वैल्यू बची हैं उन्हें इस तरफ रख देते हैं राइट हैंड साइड, इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो अब हम सोल्व करते हैं इस कैलकुलेशन को।
सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं वो वैल्यूज़ जो बिना 10 वाली हैं। 9 इंटू 2 इंटू 80, मेरे पास वैल्यू आती है R0 इक्वल टू इन सभी की 1440 इंटू 1.6 का स्क्वायर भी कर लेते हैं। 1.6 इंटू 1.6 इक्वल टू 2.56 मल्टीप्लाई 2.56। 10 पावर को सोल्व करेंगे, 19 माइनस 19 का जो स्क्वायर होगा 38 होगा, और 38 में से अब 9 को जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू बचती है 10 की पावर -29 डिवाइड बाय 4.5। क्लियर बच्चों? तो आगे जब इसको सोल्व करेंगे R0 इक्वल टू 1440 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2.56 इंटू 2.56, तो मेरे पास वैल्यू आती है यहाँ पर, इनको सोल्व करके 3686.4 इंटू 10 की पावर -29 डिवाइड बाय 4.5। क्लियर बच्चों? इसके बाद अब हम करेंगे वैल्यू को डिवाइड। जब मैं 36864 को 4.5 से डिवाइड करूंगा सो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 3686.4 डिवाइड बाय 4.5 819.2 R0 इक्वल टू 819.2 इंटू 10 की पावर कितनी है बच्चों मेरे पास -29, 10th पावर -29। क्लियर? तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है कि जो मेरे पास ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को जब मैं मीटर में बदलूंगा, क्योंकि जो मेरे पास वैल्यू थी एनर्जी की वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, जब मैं मीटर में बदलूंगा तो इस वैल्यू को मैं डिवाइड करवा दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये बात याद रखना कि जब भी ये वैल्यू मेरी बस जो निकली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक कन्वर्जन ही लिख देता हूँ आपके सामने, जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं हम मीटर में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसको क्या करवा देते हैं, डिवाइड। क्लियर? चलिए जल्दी से हम इसको डिवाइड करा देते हैं वैल्यूज को। R0 इक्वल टू 819.2 आप छोड़ भी सकते हो इंटू 10 की पावर -29 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर? तो जब हम डिवाइड कराएंगे 819.2 को 1.6 से तो मेरे पास आती है पूरी वैल्यू 512। तो अब मेरे पास R0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 512 इंटू, जब -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचती है बच्चों, 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर? ये इजी क्वेश्चन तो हमारा फर्स्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये भी हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ही है। इंसिडेंस ऑन गोल्ड फॉइल इज डबल, हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच चेंज। चलिए भाई, इसमें बोलता है कि एक मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, डायग्राम से समझते हैं, एक एटम है और ये दूर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब जो इनकी एनर्जी है इसकी वैल्यू 2 गुना हो गई है भाई, 2 गुना, ठीक है। जो 2 गुना होने की वजह से जो मेरे पास ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच है ये वैल्यू है। अब जो ये वैल्यू है ये कितनी चेंज होगी। चलिए बेसिक सा जो हमने पीछे ही हमने फॉर्मूला लगाया उसी से सोल्व कर लेंगे। आर नॉट इक्वल टू के टू जेड इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाय में एनर्जी। अब उसने क्या बोला, एनर्जी 2 गुना होगी, ठीक है। जब एनर्जी 2 गुना हो जाएगी, जो जो डिस्टेंस अप्रोच है वो हाफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हाफ। कैसे, देखो ध्यान से, ये मेरे पास नॉर्मल वैल्यू है, क्लियर। तो जब मैं एनर्जी को 2 गुना कर देता हूँ, ये देखो आर नॉट, इसको डैश मान लेते हैं, के 2z इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाय में 2e, क्लियर। ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू मेरे पास कितनी बचती है, के z इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाय में e। तो मैंने क्या देखा, जो मेरे पास 2 गुना करके वैल्यू आई है और जो मेरे पास नॉर्मल वैल्यू थी, तो इनमें कितना डिस्टेंस है, 1/2 का। अब बच्चे कहेंगे 1/2 का कैसे, चलिए अभी समझा देते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप इनका रेशियो निकाल लो। अब रेशियो अगर आप जब निकाल लोगे, अगर हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, आर नोट बाय में आर डैश नोट, तो जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो मेरे पास हाफ वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी रेशियो की। जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच होगा 2 गुना करके, वो कितनी हो जाएगी, हाफ, क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बोलता है, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है मेरे पास और एक इलेक्ट्रॉन है, हैव इक्वल स्पीड, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, इक्वल है। चलिए ओके, फाइंड द रेशियो डी ब्रूगली वेवलेंथ। फाइन, सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं, उन वैल्यूज को देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की जो स्पीड है, इसकी v1 है, सपोज करो v1, एंड इसकी है मेरे पास स्पीड v2, दोनों सेम है, इनको लिख लेते हैं इज इक्वल टू v से, क्लियर। तो अब मुझे डी ब्रूगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो डी ब्रूगली जो वेवलेंथ है, सबसे पहले आपको डी ब्रूगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h बाय में मास इनटू वेलोसिटी। तो एक लैम्डा निकाल लिया हमने प्रोटॉन के लिए और दूसरा लैम्डा निकाल लिया हमने लैम्डा डैश इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए, h बाय में m डैश v। अब इन दोनों केस में जो मास है वही मेरे पास चेंज होगा, अदरवाइज जो मेरे पास h तो मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है, ये सेम होता है। v जो हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू होनी चाहिए स्पीड की, वो सेम है, इलेक्ट्रॉन की भी सेम है, क्लियर। तो जब मैं इनको रेशियो में रखता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए, रेशियो में डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं। जब मैं इनको रेशियो में रखता हूँ तो h से h कट जाएगा, v से v कट जाएगा, तो जो मेरे पास वैल्यू बचेगी लैम्डा बाय में लैम्डा डैश इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय में मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप सभी को पता होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर
31 किलोग्राम। क्लियर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, जिसको मैंने ए नाम ले लिया, राइट। चलिए जल्दी से पुट करते हैं हम। लैम्डा बाय में लैम्डा डैश इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -31। जब बेटा हम इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आती है बच्चों 5.4। पूछ लेना बेटा अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मुझे कमेंट करके बता देना, या मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा तो वहाँ पर पूछ लेना कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करनी है। तो इन कैलकुलेशन को जब मैं सोल्व करूँगा मेरे पास वैल्यू आएगी 5.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 1, या 1 बाय में 5.4। तो ये बेटा मेरे पास रेशो वैल्यू आ गई जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी वो सेम थी, तो डी ब्रुगली वेवलेंथ की रेशियो मेरे पास निकल के आ गई। होपफुली क्लियर होगा आपको क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 2017 में आया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पास, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के इज बोम्बार्ड ऑन थिन गोल्ड फॉइल। वही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना हमें। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मतलब वो है नहीं कि भाई हाँ बड़ा है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले हम सभी ने पढ़ा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक्सप्लेन करनी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, आपको बताया था मैंने कि एक एटम है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रही हैं, तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी जिसकी वजह से एक जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जिस डायरेक्शन में आई थी वो उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब उसी डायरेक्शन में वो जाना स्टार्ट हो जाएंगी जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिस स्पेस को हमने डिस्टेंस अप्रोच R0 का नाम दे दिया था। एनी डाउट? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बोलता है कि अगर ये डिस्टेंस अप्रोच डबल हो जाए, अगर डिस्टेंस अप्रोच डबल हो जाए तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर डिस्टेंस अप्रोच डबल हो जाए तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपका इसको एक लाइन में आंसर बता देता हूँ। जब कभी भी डिस्टेंस मेरे पास 2 गुना हो जाता है तो जो मेरे पास व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अल्फा पार्टिकल डबल द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू है वो बेटे डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल, है ना। देखो इस एक्सप्रेशन से आपको पता लगेगा R इक्वल टू K2Z इलेक्ट्रॉन स्क्वायर बाय में एनर्जी। मतलब अगर ये 2 गुना हो रही है वैल्यू तो मेरे पास डिस्टेंस हाफ हो रहा है। अगर मेरे पास एनर्जी हाफ है वैल्यू तो डिस्टेंस कितना हो रहा है मेरे पास? 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से मुझे ये बात क्लियर हो रही है,
अगर मेरे पास अल्फा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो 2 गुना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी मेरे पास, हाफ। इस एक्सप्रेशन से आप इसको याद रखना, छोटी सी बात, तो क्या होगी, हाफ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। 2 इंपॉर्टेंट्स बतानी है जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की। चलिए देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन तो मैं बोलूँगा इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस, अब इनकंसिस्टेंस कैसे, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज करो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, और इस तरीके से एनर्जी को लॉस करेंगे कि वो स्पाइरल पाथ बना के वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इनकी बात थी वो गलत थी, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, नॉर्मल आप लिख सकते हो, रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन loses energy continuously and it must spiral inward, स्पाइरल जो शेप थी वो स्पाइरल थी, एंड फॉल इनटू ए न्यूक्लियस, and fall into the nucleus, क्लियर। और सेकंड बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की। सेकंड जो है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे, कि जो एटम है उन्हें एमिट करना चाहिए स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूसली, बट हमने यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम देखा एक लाइन में देखा, मतलब कि जो एटम है वो कंटिन्यूसली अपने स्पेक्ट्रम को मतलब बनाएगा एमिट करके, लेकिन यहाँ पर हमें एक लाइन में इसको देखने को मिला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एटम शुड emit continuously spectrum but we observe, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि it is only a लाइन, क्लियर। तो दो ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थे रदरफोर्ड के जो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल, हमें एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना है जिसका रेडियस मेरे पास r है या n है, ऑन रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। मतलब एक बोहर और हाइड्रोजन एटम का रिलेशन ही आ गया यहाँ पर। ये बोलता है कि एक मेरे पास बोहर का रेडियस है nth पार्ट का, क्लियर, और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो nth ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का, क्लियर, जिसकी वेलोसिटी होगी मेरे पास v, इसकी वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, v, और यहाँ से जो रेडियस है इसका क्या होगा, r, क्लियर। चलिए हम सभी जानते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात आई है, हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वैल्यू होती है वो मेरे पास होगी वैल्यू 1, क्लियर। अब एक्सप्रेशन को जल्दी से करते हैं हम।
अब यहाँ पर हम रिलेट कर लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है, तो उसकी एक घूमने की जो एक फोर्स होगी वो होगी मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंपेयर करते हैं mv स्क्वायर बाय में r सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर। क्लियर? mv स्क्वायर बाय में r इक्वल टू चार्ज 1 की वैल्यू मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगी और दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या होगी मेरे पास z इलेक्ट्रॉन के z इलेक्ट्रॉन बाय में r स्क्वायर। mv स्क्वायर बाय में r इक्वल टू के z ई स्क्वायर बाय में r स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? ओके। सो अब जो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर कट रही है उनको काट देंगे और जो वैल्यू इजीली रिजोल्व हो रही है उनको हम रिजोल्व कर देंगे। ठीक है? बेसिकली मुझे r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है ना? r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। तो मैं इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोक कर लूँगा। देखो, इस r से ये इसका स्क्वायर का r कट गया, यहाँ 1 रह गया, और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा r ऊपर चला जाएगा और के जेड ई स्क्वायर नीचे क्या रह जाएगा एम वी स्क्वायर। क्लियर? आगे बोहर का एक पोस्टुलेट है फर्स्ट, उसको यूज करेंगे एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय में 2 पाई। क्लियर? एन एच बाय में 2 पाई। तो अब यहां से हम एम वी की वैल्यू को पुट कर लेंगे इस वैल्यू में। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए छोटा सा स्टेप करेंगे हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले आप एम वी की वैल्यू निकाल लो। एम वी इक्वल टू एन एच बाय में 2 पाई आर। क्लियर? और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। पहले इक्वेशन फर्स्ट को हम रिजोल्व कर लेते हैं। आर एम से मल्टीप्लाई करा लूँगा, एम से डिवाइड करा लूँगा, जेड ई स्क्वायर एम बाय में एम स्क्वायर बाय में वी स्क्वायर। अब इस वैल्यू में यहाँ पर मैं ये इक्वेशन नंबर थर्ड को जब पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू जो बनती है आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम बाय में, अब इस वैल्यू का पूरी का स्क्वायर होने वाला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा 2 पाई आर का होल स्क्वायर। राइट? जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशंस को तो एट लास्टली मेरे पास जो वैल्यू आती है आर की, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट को अगर के को आप खोलते हो तो खोल लेना, एप्सिलॉन नोट बाय में पाई एम जेड ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई आर की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। कैलकुलेट द ऑर्बिट पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मुझको यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के। तो भैया जल्दी से
ऑर्बिटल पीरियड को फाइंड आउट करना है, तो ऑर्बिट पीरियड का मतलब हुआ यहाँ पर मुझे टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले ऑर्बिट के मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जेड ई स्क्वेयर बाय में n 2h एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहां पर बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जो हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो जेड की वैल्यू है वो हम 1 लेंगे। जो जो वैल्यूज है हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक। जेड की वैल्यू मेरे पास होगी यहां पर 1, एन की वैल्यू मेरे पास होगी 2, क्योंकि जो एन की वैल्यू जो 1 होती है वो ग्राउंड स्टेट की होती है और 2 होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। क्लियर। अब जल्दी से इसमें पुट करते हैं और निकालते हैं अपनी वेलोसिटी की वैल्यू। v इक्वल टू जेड, जेड मेरे पास 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वेयर डिवाइड बाय n2 इंटू 2, h जो कि प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को भी पुट कर लेंगे इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो वही बेटा मेरा वही स्टेप फॉलो करना कि 10 की पावर को अलग लिखना और बिना वाले को अलग लिखना, और सोल्व करके वैल्यू जो आएगी 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर जिन बच्चों की ये वैल्यू नहीं निकल रही तो डोंट वरी, मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पर, तो आपको कैलकुलेशन में सोल्व करके भेज दूंगा। ये मेरे पास v की वैल्यू निकली है। अब ऐसे ही मुझे सिमिलर r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला होता है मेरे पास t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हो गया मेरे पास 2 पाई r बाय में वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन में क्या है बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मेरे पास r की वैल्यू भी निकालनी है। r की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, r इक्वल टू, पीछे फॉर्मूला भी हमने अभी निकाला है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट पाई m इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। वही सेम n की वैल्यू मेरे पास 2 होगी, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। वैल्यू पुट करके मेरे पास r की वैल्यू भी आ जाती है 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली r के लिए आपके पास ऑप्शन है, नहीं निकलता तो मुझे याद करो, मैं इसको सोल्व करके आपको इजीली दूंगा। फाइन। तो अब हम टाइम पीरियड में पुट करेंगे t इक्वल टू 2 पाई r बाय में v। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाय v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.09 इंटू 10 की पावर कितनी है 6। फाइन। तो बेटे जब अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे मेरे पास वैल्यू बचती है t इक्वल टू 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस 15 सेकेंड। बेटे बहुत इजी कैलकुलेशन है, बिल्कुल मत सोचना कि इतनी टफ कैलकुलेशन है हमारे लिए, कैसे हो गए। एक छोटा सा स्टेप है, इनको आप मल्टीप्लाई करना और इनको इजीली सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो कैलकुलेशन की। एक हल्की सी कैलकुलेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, हमारे 3-3, 4-4 मार्क्स दिलवा सकते हैं। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेरिवेशनल होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे। इसमें क्या करना है हमें, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ डी ब्रूगली वेवलेंथ, आ गया भाई डी ब्रूगली वेवलेंथ, ठीक है, एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चलिए अब जल्दी से पहले मुझे ये बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अभी बताइए आपको मैंने, एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी सेकंड में, जल्दी से बताओ, 3, वेरी गुड, 3 वैल्यू। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में N की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 4, वेरी गुड, क्लियर। तो अब मुझे डी ब्रूगली वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग की इन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वैल्यू निकालनी है। भैया इस केस में आप एक छोटी सी बात याद रखना, ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा अगर डी ब्रूगली वेवलेंथ और हाइड्रोजन की बात आ जाए, क्लियर। तो वो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान दो, 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला शीट में नोट डाउन कर लेना, क्लियर। तो बच्चों अब इस फॉर्मूले से हम वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट निकाल डालेंगे। चलिए सबसे पहले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू निकालते हैं, 2 पाई आर एन मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो जो आर एन वैल्यू होगी मेरे पास वो निकाल लेंगे। अब आर एन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मतलब आर की पावर 2, ठीक है। इसका निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो बता देता हूँ आपको, वो होता है मेरे पास आर एन इक्वल टू आर नोट एन स्क्वायर। अब आर सेकेंड निकाल रहे हैं, आर नोट मेरे पास एक फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है बोहर की, बोहर का एक रेडियस था, इसकी वैल्यू 0.5 होती है, इनटू एन कितना मेरे पास 2 का स्क्वायर, राइट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी R2 की सेकेंड एन सॉरी 3 है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात है, तो N3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, ओके। तो जब बेटा इसको सोल्व करोगे आपके पास जो वैल्यू होगी, या तो आप इसको ऐसे छोड़ो ताकि जब हम रेशियो निकाल लेंगे ना आसानी से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ऐसे ही छोड़ दो इसको, सोल्व करना है सोल्व भी कर दो, लेकिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट, इजीली हो जाएगी कैलकुलेशन। ऐसे जल्दी से हम फोर्थ निकाल लेते हैं वैल्यू, आर फोर इक्वल टू 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इनकी, 2 पाई आर एन, R3 की वैल्यू कितनी थी, इंटू 0.5 इंटू 3 का स्क्वायर, थ्री का बेटा कितना है स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एन कितना है बेटा यहाँ पर 3 लैम्डा, लैम्डा लिखो आप इसको, अगर हम बात कर रहे हैं लैम्डा ही लिखेंगे, और n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, इसके पैर में कितना आ जाएगा 2, डिवाइड बाय, क्योंकि रेशियो निकालना है, 2 पाई R4 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, इंटू 0.5 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से है बेटे वैल्यू है, और इस फॉर्मूले पुट करते जा रहे हैं, इक्वल टू 4 लैम्डा 3, ठीक है भैया। अब फटाफट काटते हैं जो वैल्यू कटती है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 0.5 से 0.5 कट गया, कोई डाउट है किसी को, नहीं। वैल्यू मेरे पास कितनी बचती है, यहाँ पर वैल्यू बचती है मेरे पास 3 स्क्वायर बाय में 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय में 4 स्क्वायर
इक्वल टू 3/4 λ2 में λ3। सिंपल से हम इसको भी काट देंगे भाई, इस 3 से ये वाली पावर कट जाएगी, इस 4 से पावर कट जाएगी, तो मेरे पास वैल्यू बचती है 3/4 इक्वल टू λ2 में λ3। तो ये मेरे पास आ गया रेशो 3/4। कितनी वैल्यू आ गई? 3/4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा गया सीबीएसई का कि पोस्टुलेट बताने हैं हाइड्रोजन एटम के साथ विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटम। तो बच्चों सबसे पहले ये टॉपिक क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, बोहर ने एक एनर्जी लेवल दी थी जिसकी वैल्यू क्या थी? टोटल एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1। यही इसका आंसर है, यही हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या बोहर का जो पोस्टुलेट था, तो क्या पोस्टुलेट था हाइड्रोजन एटम का? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर क्या करते हैं? जंप करते हैं। क्लियर? अब ड्रामेटिकल इसको समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बोहर ऑर्बिट है, ये बीच में न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर वो जंप कर रहा है हाइयर से लोअर में, हाइयर से लोअर में। ठीक है, जब हाइयर से लोअर के अंदर जंप करेगा तो वो एमिट होके एक एनर्जी लेवल को बताएगा, एक फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करेगा जो कि बोहर की एक पोस्टुलेट वैल्यू भी है। और उस फ्रीक्वेंसी को हम किससे निकाल देते हैं? जब E की वैल्यू पुट करेंगे, H फ्रीक्वेंसी इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर? अगर आपको थ्योरेटिकल लिखना हो इसमें तो क्या लिखेंगे बता देता हूँ थ्योरेटिकल आपको। सिंपल सी बात लिखनी है आपको थ्योरेटिकल में। आपको लिखना है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम या ट्रांजिशन फ्रॉम जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, a proton is emitted energy, a proton emitted energy which have equal to energy difference 2 level, energy difference 2 level which is known as E2 minus E1। क्लियर? एनी डाउट बच्चे? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल पे ही है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि हमें कंसीडर कर लिए 2 हाइड्रोजन एटम। चलिए कर लेते हैं कंसीडर 2 हाइड्रोजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन एटम हमने कंसीडर कर लिए। द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट, इट इज पॉसिबल द इलेक्ट्रॉन हैव बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर एंड डिफरेंट एनर्जीज द बोहर मॉडल। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, इस क्वेश्चन को दोबारा रिट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, जहाँ भी ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में वहाँ उसको सही कर लेंगे। कंसीडर ए 2 different hydrogen atom, the electron in each atom
इज इन एक्साइटेड स्टेट। चलो, जो इलेक्ट्रॉन है उन हर केस में एक्साइटेड स्टेट में है। इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के केस में कि उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी, जो उनकी एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। यहां पर आएगा एनर्जी डिफरेंट, डिफरेंट एनर्जी बट सेम एंगुलर मोमेंटम, ये आ गई, बट सेम एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल जस्टिफाई करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोहर मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो बेटा होती है nth स्टेट में -13.6 बाय में n का स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो नो है कि जो हमने दो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब जो इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एनर्जी डिफरेंस होगी और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। अब वो बताता हूँ आपको कैसे। बेटे देखो ध्यान से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ऑर्बिटल एंगुलर जो मेरे पास मोमेंटम है वो सेम हो और मेरे पास जो एनर्जी हो वो क्या हो, डिफरेंट। अब देखो एनर्जी तो इस रिलेशन से डिफरेंट है, ये बात तो सेटिस्फाई होगी। एन की वैल्यू, अगर मैं दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम की बात करूं, उनके एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, बट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, उसका फॉर्मूला होता है mvr इक्वल टू NH बाय में 2 पाई। क्लियर? यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंट होगी वो एनर्जी लेवल्स की वजह से डिफरेंट होगी। भाई के की अलग एनर्जी है, एल की अलग एनर्जी है, एन की अलग एनर्जी है। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पर एन वैल्यू है। क्योंकि जब के एल एम शेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होते हैं, जंप करते हैं, तो उनकी एन की वैल्यू भी चेंज होती है। इसका मतलब जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, वो सेम नहीं होगा। क्लियर? सो अब जो आंसर है इसका वो क्या है, बिग नो। मतलब नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट है दो हाइड्रोजन एटम की और एंगुलर मोमेंटम क्या हो, सेम। इट नॉट बी पॉसिबल। क्लियर बच्चों? होपफुली आपको बात ये क्लियर होगी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे को आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2022-23 में आया था। इसमें बोलते हैं द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी, जिसकी वैल्यू है मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन एमिट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे, थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिशन कर रहा है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट, जो मेरे पास एन की वैल्यू 1 है, वो कौन सी होती है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट पे। डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे पास हो गया थर्ड और ये मेरे पास हो गया फर्स्ट। क्लियर? फोटो सेंसिटिव मटेरियल हमने यहाँ पर यूज किया है। द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट द मटेरियल, जब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट करता है इस मटेरियल से तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी 9। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है यहाँ पर, तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमको दे दी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मुझे निकालनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बेटे फॉर्मूला बहुत इजी होता है, hc में वर्क डन। क्लियर? अब मुझको यहाँ पर h तो पता है, c और वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करता हूँ। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, E2 - E1। ठीक है, E2 - E1 और साथ में मेरे पास क्या था 13.6, मतलब फॉर्मूला क्या था -13.6 बाय में n स्क्वायर।
अब दो स्टेट है यहाँ पर, -13.6 हाई 1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पर मेरे पास ई की जो वैल्यू आएगी, इस पूरी वैल्यू को सोल्व करके आती है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ई को हम किससे लिख सकते हैं? एच फ्रीक्वेंसी से। सो एच फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनी डाउट? अब एक इक्वेशन होती है बच्चों मेरे पास, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है मेरे पास, उसको यूज करेंगे हम। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो कौन सी होती है? एच फ्रीक्वेंसी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर? अब वैल्यू को जल्दी से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें वर्क डन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी इजीली से। मेरे पास वर्क डन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्या होगी? एच फ्रीक्वेंसी माइनस काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 12.1। काइनेटिक एनर्जी हमको गिवन थी, उसकी वैल्यू कितनी थी? 9। तो मेरे पास यहाँ से वर्क डन की जो वैल्यू निकलती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब जल्दी से हम वेवलेंथ में पुट कर लेंगे वैल्यू को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। सो लैम्डा इक्वल टू HC बाय में वर्क डन। लैम्डा इक्वल टू HC बाय में वर्क डन। चलो अब H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है c इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन अभी निकाला हमने 3.4। एनी डाउट? तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, कंप्लीट वैल्यू को, तो मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आती है 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है बच्चों? होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक? किसी भी प्रकार का अगर आपको इस क्वेश्चन में 1% भी अगर आपको डाउट लगता है कि हाँ हमसे नहीं हो रहा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल का ही है ये क्वेश्चन भी, तो इसका मतलब एग्जाम में बोहर एटॉमिक मॉडल आपको जरूर पूछेगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना। तो इस क्वेश्चन में बोलता है हमें कि एक प्रोटॉन है एमिट करके डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को, जो कि स्टेट है उसकी nth से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ठीक है? तो यहाँ पर इंडिकेट्स आएगा, इंडिकेट्स मेटेलिक कैथोड, वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फोटो सेल, टॉपिक पोटेंशियल की वैल्यू हमको गिवन है 0.55 वोल्ट, ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है? अब हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए कर लेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है मेरे पास, वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो है फाइ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम जिसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब मेरे पास फॉर्मूला होता है क्वांटम नंबर्स निकालने का, जिसमें 1/λ इक्वल टू आर रेलिक कॉन्स्टेंट 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। ठीक, सो एनर्जी की वैल्यू होती है मेरे पास hc में लैम्डा, अभी पीछे निकाल लिया हमने। तो इस वैल्यू को एनर्जी में पुट कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, E इक्वल टू HCr 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। फाइन, अब जल्दी से वैल्यूज को पुट करेंगे और अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये बोलता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से हमको निकालना है किस एक्साइटेड स्टेट में, nth एक्साइटेड स्टेट में। जो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है हमारी वो होती है n की वैल्यू 4, मतलब n की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू गिवन है और n1 की वैल्यू गिवन है, और n2 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास n। ठीक है, क्या वैल्यू होगी, n। ओके, अब घबराना ना बच्चों, एक छोटी सी कैलकुलेशंस हो रही है यहाँ पर है, इसको भी इजीली से हम बड़ी जल्दी सोल्व कर देंगे। तो जल्दी से वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। एनर्जी, देखिए जो एनर्जी है वो मेरे पास क्या थी, अभी हमने निकाला था, E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक, तो अब जब हम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, बेटा एक बात मिस्टेक है यहाँ पर, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी वैल्यू 2 होती है, राइट। ठीक है, तो जो मेरे पास वैल्यू है एनर्जी की उसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे और निकालेंगे, E इक्वल टू 3.2 वर्क फंक्शन की वैल्यू थी इंटू प्लस 0.88 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये बेटा आया कैसे है, देखो ध्यान से, E वर्क फंक्शन मेरे पास कितना था 2, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी थी मेरे पास, जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे हम। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे मेरे पास 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब इन वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो मेरे पास नेट वैल्यू ये आती है 3.2 इंटू 0.88। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे टोटल वैल्यूज़ में, जिसमें 4.08 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको सोल्व करके आया बेटा एनर्जी की वैल्यू को, इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होया 3 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर। आर भी एक मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, आर की वैल्यू को पुट कर लेंगे 1.09 इंटू 10 की पावर 7 एंड इंटू 1 बाय, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 1 बाय में n स्क्वायर। इस बिग कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट लास्ट में मेरे पास n की वैल्यू बचती है 4। ठीक है,
इसमें बेटा आपको डाउट हो कैलकुलेशन में जरूर व्हाट्सअप करना, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट्स। ठीक, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट